गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज ईद है, आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 5, हालांकि हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन चैप्टर 5 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समास। इससे पहले शब्द रचना चैप्टर का नाम है। शब्द रचना में हमने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ लिया था। आज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम समास है, और इस समास भाग का ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, समास के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो शब्द संरचना होती है उसकी 4 इकाइयां होती हैं। शब्द संरचना का मतलब हम शब्दों को किस तरीके से बनाते हैं, शब्द का निर्माण किस तरीके से करते हैं। अगर हमें नए शब्दों को बनाना हो तो नए शब्दों को बनाने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं, तो उसका जो आंसर है वो है 4। नए शब्दों को बनाने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। कैसे? या तो हम संधि के द्वारा नए शब्द बना सकते हैं, या हम समास के द्वारा नए शब्द बना सकते हैं, या हम उपसर्ग के द्वारा नए शब्द बना सकते हैं, या हम प्रत्यय के द्वारा नए शब्द बना सकते हैं। मतलब शब्द संरचना की कितनी इकाइयाँ होती हैं। अगर ऐसा प्रश्न भी अगर आ जाता है MCQs में तो हम उसका उत्तर लिखेंगे 4। शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि पढ़ ली है, ठीक है, उपसर्ग हमने पढ़ लिया है, प्रत्यय हमने पढ़ लिया है, और आज समास पढ़ेंगे। तो आइए समास पढ़ते हैं। देखिए, शब्द है समास। समास शब्द को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो समास शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सम और दूसरा शब्द है आस। सम प्लस आस से मिलकर बन गया समास। ठीक है, कौन सी संधि हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर हो रही है दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो रही है? यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सम का मतलब क्या होता है? पास, या बोल सकते हैं समीप। और आस का मतलब क्या होता है? बैठना, या बोल सकते हैं बैठाना। आपने शब्द सुना है आसन, तो आस मूल शब्द है और उसमें ना प्रत्यय जोड़कर शब्द बन गया आसन। और आसन का भी मतलब आप समझते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप बैठते हैं। जिस जगह पर आप बैठते हैं वो क्या कहलाती है? आसन कहलाती है। तो आसन का जो मतलब हुआ वो क्या हुआ? बैठने का स्थान। ठीक है, या बैठने का कोई कपड़ा, जहाँ पर आप बैठे वो जगह आसन होती है। तो सम आस का मतलब क्या हुआ? सम मीन्स पास और आस मीन्स बैठना, यानी कि पास आकर बैठना। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पास बैठाना या पास बैठना। ठीक है, तो समास एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का मतलब होता है पास आकर बैठना या पास बैठाना। ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। अब वैसे अगर हम देखें कि प्रयोगात्मक अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना या छोटा कर देना। जैसे संधि का अर्थ क्या था? संधि का अर्थ था जोड़ना, है ना? 2 वर्णों को आपस में जोड़ना संधि कहला रहा था। समास में क्या हो रहा है? समास में हम किसी बड़े शब्द को, ठीक, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त करके लिख रहे हैं, उसको छोटा करके लिख रहे हैं। तो वो छोटा करने की प्रक्रिया या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। इसलिए समास और संधि आपस में बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। संधि में क्या करते हैं? हम मेल करते हैं, वर्णों का वर्णों से मेल करते हैं। आपने पढ़ा ना, स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा? स्वर का व्यंजन से मेल पढ़ा, व्यंजन का व्यंजन से मेल पढ़ा। मतलब उसमें हम वर्णों के मेल को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम वर्णों का मेल नहीं कर रहे, यहाँ पर हम शब्दों का मेल नहीं कर रहे, हम बस बड़े शब्दों में से कुछ जो बड़े शब्द हैं उनमें से कुछ शब्दों को हटाकर उनको छोटा कर दे रहे हैं। तो वो जो छोटा करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अब समास का विलोम शब्द पूछा जाता है, तो समास का विलोम शब्द देखिए, 3 विलोम शब्द बताए जाते हैं: विच्छेद करना, विग्रह करना और व्यास करना। ठीक, हमारी किताबों में विग्रह करना दिया होता है, लेकिन अगर हम आपको बताएं तो विच्छेद करने का मतलब क्या होता है कि जब हमने 2 वर्णों का मेल किया तो मेल करने के बाद उन्हें अलग अलग करना विच्छेद कहलाता है। तो विच्छेद समास का नहीं होता है, संधि का होता है।
विच्छेद या विग्रह का मतलब एक ही होता है, यानी कि जो मेल किया गया है, जिन अक्षरों का मेल किया गया है उनको अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। तो विच्छेद और विग्रह संधि के विलोम हैं। समास के विलोम की बात करें तो समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। व्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस आस से। वी का मतलब होता है अन्य या दूसरा, और आस का मतलब होता है वही बैठाना। अब अन्य का मतलब किसी अन्य स्थान पर बैठाना, यानी कि दूर बैठाना। तो व्यास का मतलब क्या हुआ? दूर बैठाना। तो यहाँ आपने एक चीज़ को समझा कि समास का मतलब क्या हुआ? समास का मतलब हुआ दो शब्दों को पास में लाना, दो शब्दों को संक्षिप्त कर देना, ठीक है। और व्यास का मतलब क्या हुआ? व्यास का मतलब हुआ दूर ले जाना। तो समास का जो विलोम शब्द होगा वो व्यास माना जाएगा, लेकिन किताबों में समास का विलोम शब्द व्यास न देकर क्या दिया जाता है? विग्रह ही दिया जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो एक बार हम एक तरफ समास पढ़ेंगे और समास का जो विलोम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो हम विग्रह पढ़ेंगे, यानी कि आपकी किताबों में समास विग्रह के नाम से आगे की बात दी गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बात करें कि समास की परिभाषा क्या होगी, तो समास की परिभाषा को एक बार देखिए। दो या दो से अधिक शब्दों को या पदों को, पद हमने क्यों कहा? शब्द तो कोई भी होता है, शब्द होता है, लेकिन अगर हम उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, उन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में कर देते हैं, तो वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पद कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? पद लिखा है। तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। क्या कहा गया है? कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को, यानी कि जितना छोटा हम कर सकते हैं उतने छोटे शब्द को समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, ये हमने किसी वाक्य में से लिया है। राजा का महल, हमने क्या किया? इसका समास बना दिया, यानी कि हमने समास प्रक्रिया इस पर लगाई, तो उससे शब्द बन गया राजमहल। अब इस राजमहल में क्या हुआ कि हमने ये जो का शब्द था इसको हटा दिया, और राजा और महल जो दूर दूर थे उनको क्या किया? उनको पास में रख दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमने उनका समास कर दिया। दूसरा शब्द है रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर मतलब ऐसा घर, ऐसी जगह, ऐसा कमरा जहाँ पर खाना बनाया जाता है, तो उस घर को हमने क्या बोला? रसोई घर। अब रसोई घर शब्द बनाने के लिए क्या किया बच्चों? हमने के लिए शब्द को हटा दिया। यहाँ से किसको? के लिए शब्द को हटा दिया, ठीक है। तो शब्द छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया, रसोई घर बन गया। इसी तरह से देखो, हवन के लिए सामग्री, जो सामग्री, जो सामान हवन के लिए लाया जा रहा है उसको हम हवन सामग्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से भी हमने क्या किया? के लिए हटा दिया, तो शब्द कैसा हो गया? छोटा हो गया। अगला देखिए, घोड़े पर सवार। अब घोड़े पर सवार के लिए हमने एक शब्द प्रयोग किया, घुड़सवार। तो यहाँ पर क्या हुआ? पर शब्द को हमने हटा दिया, ठीक, और शब्द कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो समास करने के लिए, ठीक, हमने क्या किया? हमने शब्दों को छोटा कर दिया। और वो कौन कौन से शब्द थे जिन्हें हमने हटाया? देखो यहाँ पर का, के लिए, पर, इनको हटाया। तो ये सब क्या हैं? ये सब कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, या बोल सकते हैं ये योजक हैं। योजक इसलिए क्योंकि ये दो शब्दों को आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। या इन्हें बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय हैं। क्या हैं? ये अव्यय हैं। तो जब समास की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है? विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप हो जाने का मतलब विभक्ति चिन्ह जो है वो बीच में से हटा दिए जाते हैं, तो शब्द कैसा रह जाता है? छोटा रह जाता है। शब्द जो है वो संक्षिप्त हो जाता है। राजा का महल का हटाकर राजमहल बन गया। रसोई के लिए घर, के लिए हटाकर रसोई घर बन गया। हवन के लिए सामग्री, के लिए हटाकर हवन सामग्री बन गई। घोड़े पर सवार, पर हटाकर घुड़सवार बन गया। तो इस तरह से समास की प्रक्रिया में क्या करते हैं? हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक और एक संक्षिप्त शब्द बना देते हैं, और उसमें से जो ऐसे शब्द जिनका ज़्यादा अर्थ नहीं निकलता है, जो सिर्फ जोड़ने के प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि हमारे जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, कोशिश की जाती है कि उन विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाए वहाँ से, और इस तरह से समास तैयार हो जाता है। तो इस आधार पर अगर हम समास की दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? कि अर्थात दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों, योजक या अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना समास कहलाता है। तो समास क्या है?
समास एक प्रक्रिया है। किसी शब्द को समास नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं कि रसोई घर को समास बोलेंगे, हवन सामग्री को समास बोलेंगे, राजमहल को समास बोलेंगे, घुड़सवार को समास बोलेंगे, प्रतिदिन को समास बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, समास उन शब्दों को बनाने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में क्या होता है, दो पदों या शब्दों के मध्य प्रयोग होने वाले विभक्ति चिन्हों को या योजक को या अव्यय पदों को हटाकर जब हम उन्हें पास पास लिख देते हैं तो वो प्रक्रिया समास कहलाती है। और समास प्रक्रिया द्वारा बने शब्द क्या कहलाते हैं, या तो समस्त पद कहलाते हैं या फिर सामासिक पद कहलाते हैं। यानी कि जो नए शब्द बनेंगे वो नए शब्द समास नहीं होंगे, वो या तो समस्त पद होंगे या फिर सामासिक पद होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई ना। तो पहली परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को पास पास लिखने से मिलकर बने सार्थक और संक्षिप्त शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दूसरी शब्द परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि दो शब्दों या पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों, योजक या अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिखना समास कहलाता है। और समास की प्रक्रिया के द्वारा जो नए शब्द बनते हैं वो या तो समस्त पद कहलाते हैं या फिर सामासिक पद कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं समास के विग्रह की। यानी कि जिस तरह से हमने शब्दों को पास पास लाए थे उस तरीके से अगर हम शब्दों को बड़ा करके लिखें तो वो प्रक्रिया उल्टी प्रक्रिया है और वो समास विग्रह कहलाती है। देखिए, समस्त पद में, यानी कि जो समस्त पद है, जो समास के द्वारा बना हुआ पद है, उस पद में लुप्त मतलब हटाई गई विभक्ति चिन्ह, योजक या अव्यय पदों को पुनः लिख देना, दोबारा से लिख देना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जिस तरीके से हमने समस्त पद बनाया उसी प्रक्रिया के द्वारा उसमें जो विभक्ति चिन्ह, योजक या अव्यय शब्दों का लोप हुआ था उस लोप किए हुए शब्द को पुनः उसमें जोड़ देना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हमने सामासिक पद बनाया था मातृभक्त और हमने अगर उसका विग्रह कर दिया तो उसे लिख दिया हमने माता का भक्त, तो इसमें जो का लोप हुआ था वो फिर से आ गया। इसी तरह से सामासिक पद बनाया था देशभक्ति, तो ये हुआ देश के लिए भक्ति, तो इसमें के लिए को हमने फिर से लिख दिया। गगन चुंबी यानी कि गगन के समान ऊंची, तो इसमें के समान को हमने फिर से लिख दिया। ठीक, गगन के समान ऊंची, जो इमारतें होती हैं ऊंची उनके लिए बोला जाता है गगन चुंबी इमारतें। तो ये तीनों शब्द सामासिक पद हैं और इनका विग्रह करके हमने यहाँ लिखा है, यानी कि ये समास का व्यास है। क्या है ये, व्यास है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं समास के भेद की। कि जब संधि पढ़ी थी तो संधि के भेद पढ़े थे, तीन होते हैं ना, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। इसी तरह से समास पढ़ रहे हैं तो समास के भी भेद होते हैं। कितने, या तो 4 होते हैं या 6 होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर, जो समास में पद होते हैं वो 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ठीक, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। देखिए, समास में कितने भेद होंगे, समास में कितने पद होंगे, समास में होंगे 2 पद। कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। और 2 पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होंगे, 4 होंगे। किस तरह से, देखो, या तो क्या होगा, प्रथम पद प्रधान समास, यानी कि पहला पद जो है वो प्रधान होगा, मतलब मुख्य होगा, और दूसरा पद जो है वो मुख्य नहीं होगा। दूसरे में क्या होगा, पहला मुख्य नहीं होगा, दूसरा प्रधान होगा, तो द्वितीय पद प्रधान समास, यानी कि या तो पहला पद प्रधान होगा या तो दूसरा पद प्रधान होगा। उभय पद प्रधान समास, यानी कि या तो उभय पद का मतलब दोनों ही पद जो है वो प्रधान होंगे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों ही मजबूत होंगे। और चौथा होगा उभय पद अप्रधान समास, यानी कि दोनों ही पद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो ऐसे करके पदों की प्रधानता के आधार पर कितने समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या किया हमने, क्या समझा यहाँ पे। इसमें क्या है, पहला प्रधान है और दूसरा नहीं है। इसमें क्या है, दूसरा प्रधान नहीं है, पहला प्रधान नहीं है, दूसरा प्रधान है। इसमें क्या है, दोनों ही प्रधान है, और इसमें क्या है, दोनों ही प्रधान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद प्रधान समास, यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान समास, यहाँ पर उभय पद प्रधान समास और यहाँ पर उभय पद अप्रधान समास। क्लियर हुआ यहाँ पर, यानी कि इस आधार में अगर हम बात करें तो पहला पद प्रधान है,
इसमें दूसरा पद प्रधान है, इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं और इसमें दोनों ही अप्रधान हैं। तो ऐसे पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। अब उन्हीं भेदों के हमने क्या किए हुए हैं, नाम रख दिए हैं। जैसे जब समास में पहला पद प्रधान होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा, अव्ययी भाव समास होता है। जब समास में द्वितीय पद प्रधान होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। कौन सा, तत्पुरुष समास होता है। जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और जब दोनों ही पद अप्रधान होते हैं तो बहुब्रीहि समास होता है, जिसके बारे में हम संधि में पढ़ चुके हैं। ठीक है, संधि में नहीं, हमने इसमें पढ़ा था बहुब्रीहि समास को जब हमने शब्दों के प्रकार पढ़े थे, है ना। योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द पढ़े थे, उनमें हमने बहुब्रीहि का उल्लेख किया था एक बार। अच्छा, तो प्रथम पद प्रधान में अव्ययी भाव समास हुआ, द्वितीय पद प्रधान में तत्पुरुष समास हुआ, उभय पद प्रधान में द्वंद्व समास हुआ और उभय पद अप्रधान में बहुब्रीहि समास हुआ। तो 4 समासों के नाम तो ये आ गए। अब जो तत्पुरुष समास होता है उसके भी हमने क्या किए हुए हैं, उसके भी 2 भाग किए हुए हैं। तत्पुरुष का पहला भाग होता है कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास, है ना। तो इस तरह से समास के अब टोटल मिलाकर कितने भेद माने गए हैं, हिंदी में 6 भेद माने गए हैं। तो समास के कुल कितने भेद हो जाते हैं, इस तरह से 6 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, है ना। एक बार फिर से देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व, ये भी द्वा है, ये भी द्वा है, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समास क्या होता है ये समझा था, समास के भेद कौन से होते हैं ये समझा था। अब आगे की वीडियो में हम एक एक करके समास के सभी भेदों को बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।